मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। क्या सचमुच महायुद्ध निकट है? क्या सचमुच कलयुग की चरम सीमा का समय आ गया है, अंत आ गया है? इन दो सवालों का जवाब हम जानेंगे असुर की टीम से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दुनिया भर की जुबान पे असुर 2 असुर 2 असुर 2 है। स्वागत है। थैंक यू Thank you so much. Thank you. इससे बेटर इंट्रो आज पूरे दिन में मैंने नहीं सुना। क्या मजा आ True. गया Thank you so much. अंग्रेजी अपनी भाषा में। हाँ, अपनी भाषा। अंग्रेजी जो भी बोलेगा उसको यहाँ पे फाइन लगेगा। बहुत वाह, फाइन क्या बात क्या लगाइए fine? फाइन आप अपने आप पे जो बोलेगा कहाँ? जुर्माना you आपने mean फाइन कह बोला दिया है। जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगेगा। जी इनकी बातें मत सुनो। अच्छा हम लोग अपने लिए बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं कठिन Difficult नहीं, कठिन बना रहे हैं। कठिन बना अब रहे हम हैं थोड़े अब थोड़े हम इंग्लिश वर्ड्स अलाउड हैं अंग्रेजी इंग्लिश लेकिन अंग्रेजी हिंदी होनी चाहिए। ये मैं अंग्रेजी के जज शब्द। करूंगा कितना बोलना है और कब फाइन लगेगा। अच्छा, मैं जज करूंगा। अच्छा, okay. आज पैसे मैं आपसे लेकर जाऊंगा। ओके चलिए तो मैं सोच रहा था कहाँ से शुरू करें। तो किरदारों की खूब बात हो रही है, चाहे वो अमेय का हो, मतलब किरदार की बात करते तो नैना की बात हो या नुसरत की बात हो, रसूल की बात हो, केसर की बात हो, पॉल की बात हो। तो हम उन किरदारों को समझाते हैं लोगों को कि कितना टफ था। जब दर्शक देख रहा है तो एकदम सोचता है कि पॉल ऐसा ही होगा, इससे अलग कोई दूसरा प्ले ही नहीं कर सकता। तो शुरू आपसे करते हैं। रिद्धि, नुश किस मिजाज की हैं, क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, क्या कर रही हैं और कैसे इसका एक तो मिला कैसे और इसको बनाया कैसे नुश को? नुसरत ये बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है नुसरत अपने काम में वो थेरेपी ढूंढती हैं। उनकी जो जर्नी रही है सीजन 1 और 2 में, और अब ऑडियंस देखेगी सीजन 2 में कि वो क्यों ऐसी हैं। सीजन 1 में बहुत लोगों को सवाल थे, मैंने बहुत कमेंट्स और फीडबैक्स पढ़े कि देयर इज मोर, मतलब ज्यादा डेप्थ है नुसरत में, और क्या है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या पेन है जो कैरी कर रही है। और सीजन 2 में वो थोड़ा दिख रहा है कि एक पॉइंट पे उसको कहा जाता है कि तुम काम मत करो, और वो सोचती है मैं क्या करूं, फिर मैं काम के बिना और कुछ नहीं कर सकती। तो वो बहुत एक बड़ी इंसाइट देती है आपको। सीजन 1 में भी उसने बोला था, जब निखिल से मिली थी कि तुम्हारी शादी हो गई, तो उसने बोला मेरी तो काम से शादी हुई है। तो मुझे लगता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और उसने अपनी दुनिया काम को बना लिया है। और एक जो कॉज है, वो जिस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, तो वो उसमें पूरी हाउ डू आई से, वो अपनी लाइफ का पर्पस शायद उसमें ढूंढ रही है, ऐसा मुझे लगता है। 500 रुपए का फाइन लग गया आपको। हाँ, आगे। बस तो यही है। और जब मुझे पता चला किरदार के बारे में, तो बहुत कम पता चला था, डेवलप करना पड़ा था मुझे। मुझे किरदार को और अच्छे से बनाना पड़ा था। और उसके लिए आप निर्देशक लेखक के साथ बैठ के बातें करते हैं, और उनसे जितने सवाल आप पूछें उससे आपको मदद मिलती है। तो मैंने यही किया था। ओनी और गौरव शुक्ला, इनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मैंने बहुत जितने भी सवाल मैं पूछ सकती थी वो मैंने पूछे। और उसके बाद नुसरत तैयार हुई। तो मेरे लिए उस समय मेरी जो जर्नी थी, उसके हिसाब से मैं टेलीविजन कर रही थी, और मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं थोड़ा और चैलेंजिंग काम करूंगी। ओटीटी इतना मतलब चढ़ाव पे था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं कि ओटीटी तो सेटल हो गया और ये बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ काम करना चाहिए। पर मैंने उस समय, मुझे ये चैलेंज लगा कि चलो एक ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ मेरे बारे में सब कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे वो आदत थी टीवी में कि सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए लिखा जाता है, सब कुछ आप पर ही है। तो आपको कैरेक्टर डेवलप करने का भी उतना ही ज्यादा आसान होता है वो करना। तो वो चैलेंज था उस समय मेरे लिए कि चलो एक ऐसे स्पेस में घुसते हैं जहाँ बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अरशद वारसी हैं, शारिब के साथ मेरा था उस टाइम पे काम। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा सीजन 1। और सीजन 2 में तो ऑफ कोर्स, मतलब सीजन 1 में क्योंकि किया ही था, तो आंख बंद करके मैंने सोच लिया था कि सीजन 2 तो करना ही है। और ये अब टीम बन गए हम। तो ओनी जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो लेखक हैं, उनका जो दिमाग है वो बस उसका साथ देना था। तो टफेस्ट सीन
और वो क्योंकि दर्शक देख रहा होगा ना, तो आपके किसी भी सीन को टफ या वो सोच सकता है कि बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपके लिए सबसे टफ सीन कौन सा? नहीं, टफ तो नहीं कहूंगी, मजेदार। मजेदार, हाँ मजेदार। आई थिंक एक सीन है जिसमें मतलब कुछ जानलेवा पॉइजन ऐसे जाता है, वो जहर, जानलेवा जहर ऐसे कुछ हवा में है, वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और एक और सीन है जहाँ एक बहुत ही कठिन व्हाट इज एक डिसीजन लेना है मुझे, हाँ मतलब निर्णय लेना है एक बहुत कठिन, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। पर मेरे लिए नुसरत बहुत कठिन है, क्योंकि एक तो वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि उसको बनाना पड़ता है हर समय, तो वो बहुत कठिन है, वो बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो नुसरत बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए एज अ कैरेक्टर, बट मुझे पसंद है चैलेंजेस, तो मुझे तो बहुत मजा आता है नुसरत प्ले करने में। सुपर। पॉल के पास चलते हैं और समझते हैं उनके किरदार को। कितने पैसे आपको देने पड़े? प्लीज, मैंने अच्छा किया ना? बहुत जबरदस्त निर्देशक, लेखक, ओहो क्या बात है। बिग बॉस चाहते हैं। मेरे ख्याल से पॉल की खूबी और कमजोरी दोनों यही है कि वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसे लगता है कि मेरे तरीके से होना चाहिए, और उसके लिए वो कोई भी तरीका अपना सकता है, चाहे वो सही हो गलत हो। और शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे पहले उसे बहुत कामयाबी मिली है, उसे बहुत सहयोग मिला है कि चलिए जो आपको करना है करिए। लेकिन यहाँ पर ATF के साथ, असुर की टीम के साथ जुड़ना, असुर के खिलाफ पूरी योजनाएं बनाना, मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा पहली बार होता है जब एक इंग्लिश में एक कहावत है कि when an immovable object meets an unstoppable force, और उल्टा है, सॉरी, when an unstoppable force meets an immovable object, तो एक क्या कहते हैं आप, बस थम जाते हैं वहां पे। तो मुझे लगता है कि पॉल का जो किरदार है, यहाँ पर आकर उसकी टक्कर होती है ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोगों के साथ, जो अपने बहुत सारे बोझ लेके चल रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो या केस को लेकर जो भी हो, लेकिन उसमें वो होता है। और किस तरह से ये सब अंत में सब ठीक हो जाता है जब सब एक साथ काम करते हैं, क्योंकि बुराई को तभी हराया जा सकता है जब अच्छे लोग साथ में काम करें। बुराई का मकसद ही यही होता है कि अच्छे लोगों को विभाजित कर दें। अगर वो साथ ही ना हुए तो लड़ेंगे कैसे? आप तो जीतते हैं पैसे, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे मुझे, मैं दूंगा आपको। जो पॉल है वो रियल लाइफ में कभी आपसे मैच करता है कहीं पर भी, किसी भी वैचारिक उस पे भी? जी नहीं, मैं असल जिंदगी में तो बहुत ज्यादा ही मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, कभी कोई टेढ़ी बात नहीं करनी चाहिए, टेढ़ी चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे खुद को हानि भी हो फिर भी सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। और मैं इतना कमांडिंग नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि सबके साथ अच्छी तरह से रहना है, सहयोग दें सबको, आराम से रहें। तो वो पॉल से तो कोसों दूर है चैंग, ये जो सच बोल इंसान रहे जो हैं है। क्या? हाँ, सच बोल। गौरव, कलयुग, कली, इन दिनों आजकल यूट्यूब और जब से ये आया है डिजिटल मीडिया, हम इस तरह के खूब वीडियो देखते हैं कि आ रहा है कलयुग, अब कल की अवतार होगा, इस तरह की और बहुत वो चीज देखते हैं। कितना यकीन आप करते हैं, और आपको क्या ऐसा लगता है कि ये घटना जब मैं देखता हूँ, ये बातें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कलयुग आ रहा है या आ गया है, कल की अवतार होगा या हो गया है? अब बिल्कुल हम हैं, मैं इसमें यकीन करता हूँ कि हम कलयुग में जी रहे हैं इस वक्त। मतलब इस शो में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं। अगर हम उसको देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने आपने डिजिटल का बोला है, उसको जिस तरीके से माया के साथ उन्होंने दर्शाया गया है, वो एकदम एप्ट है आज के टाइम में। मतलब AI, हम लोग इसी तो वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे AI, हमारा फोन, मतलब हमारे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे 1000, फेसबुक पे फलाना इतने फ्रेंड्स हैं, बट रात को जब आप अपने घर पे अकेले बैठे हो, कौन है आपके साथ? तो अमीन यही तो है कि माया और कलयुग और सब एक, हम लोग सब एक अपने इनवर्ड्स जा रहे हैं, यू नो, मेडिटेशन, ध्यान। तो वो दर्शा रहा है कि कलयुग की चरम सीमा पे आ चुके हो, अब इसके बाद सतयुग शुरू होगा, तो अब अपने आप को उस चीज के लिए आप तैयार कर रहे हो।
और मैं बिलीव करता हूँ उसमें। क्या बात है। केसर और मुकुंद मतलब दो जी, नाम, जी, जी, जी। दो नाम है ना, इनको थोड़ा समझाइए ना क्या। तो जब मैंने एक्चुअली पढ़ा था नाम केसर भारद्वाज, हम्म। मुझे नाम से ही प्यार हो गया था, केसर भारद्वाज। मतलब मैं सोच रहा कि ये कैसा इंसान होगा, इसका नाम अगर केसर भारद्वाज है तो मुझे बड़ा पावरफुल नाम लगा था। एंड मतलब मुझे उसको बहुत ही टिपिकल ऐसे विलेन, उसमें स्टोरी में एक्चुअली कहीं पे लिखा नहीं था कि इस तरह के मैनरिज्म्स होंगे या ऐसे बात करेगा, बट मुझे उसको बहुत ज्यादा एकदम डरावना खौफनाक नहीं बनाना था। लाइक एक ऐसा जो इस सीजन में हमको उसकी मुकुंद की जो जर्नी देखने को मिली है कि एक ऐसा इंसान जब बुरा होता है तो वो क्या हो सकता है। तो मुझे उसको एक केसर भारद्वाज बनाना था कि बहुत ही कॉन्फिडेंट गाय है, वो आपको he'll kill you with kindness, वो गाली नहीं बकेगा, कभी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, पर वो सब जानता है आपके अंदर क्या चल रहा है। You know, he'll just know, और वो खेलेगा आपके साथ। तो आप बताइए अमेय के अंदर क्या चल रहा है इस समय। अमेय के अंदर चल रहा है कि मेरा जब तक चांस आएगा, मैं सवाल भूल चुका हूँ। मैंने बता दिया एक बार। फिर से पूछना पड़ेगा। मैंने एक बार बताया था ना। हाँ, एक बार। और हमारा तो शो में ब्रदरहुड को क्या बोलते हैं, हम तो एक ही उसके हैं। भाईचारा। भाई अरे आप लोग भाईचारा। तो असुर की टीम से हो। हाँ, तो मुझे तो सब पता है कि ये अलग क्या गुरु भाई, बैठना था ना गुरु यार। भाई है। क्या करने वाला है अब अगली। It's called गुरु भाई। नैना और हाँ जी। निखिल क्या मिलेंगे, लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या हाँ। संभावना है। ये काफी बार मेरे पास भी अब की बार सवाल आया है, लास्ट टाइम भी आया था लेकिन अब की बार ज्यादा। मैं तो इस ट्रायंगल में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, किस इस triangle? त्रिकोण में, कौन से त्रिकोण में? और जो तीसरा नहीं है अभी, ये त्रिकोण। चलो आगे नैना बढ़ते हैं। नुसरत और और तीनों का निखिल। नाम एन से शुरू होता है। और तीनों हाँ, निखिल। नैना, तीनों, नुसरत एंड निखिल। हाँ बढ़िया। पॉल और नुसरत का भी कुछ कनेक्शन है। हाँ हाँ व्हाट इज इट? ही इज कॉलिंग, वो मुझे नुस बुला रहे नुस हैं। बुलाते हैं। अब तो एक्स बॉयफ्रेंड है वो। Guts. What is- कुछ तो वो है। एक्चुअली उसको है। सेकंड सीजन से निकल गया, तो शायद थर्ड सीजन में अगर बने तो एव, उस पर एव। विचार करेंगे। तो नैना को समझते हैं आपसे कि एक तो बीच में है थोड़ा, इस तरफ थोड़ा इस तरफ, और शायद आप इस अंत महाअंत का कुछ क्या कर रही हैं हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन समझाइए नैना क्या कुछ कर रही हैं, किस मिजाज की हैं। तो नैना मुझे लगता है कि वो डीजे और निखिल के विचारधाराओं के समवेयर बीच में है। लाइक वो इतना ना ही डीजे की तरफ कुछ भी करने को तैयार हो सकती है, और ना ही निखिल की तरह एकदम सीधे रास्ते पे चलना पसंद करती है। उसके लिए हाँ, एक उसकी फैमिली, उसका काम, सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती है। मॉरली का जो नैतिक, भी हाँ, नैतिक, नैतिक कैसे निकल गए उनके। नैतिक भावनाएं उसकी बहुत हाँ। मेरे ख्याल से सही एक लेवल स्तर पर हैं, लेकिन वो जो उसको लगता है कि अगर लास्ट एंड आखिरी में अगर उसका हर कानपुर से हो वहां अरे यार, तो मैं पहुंचो। नॉर्मल हिंदी बात करती हूँ, अच्छी भी हिंदी बात करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स निकल आते हैं बीच बीच में। तो क्योंकि बोलो मैं ना कि आप express नहीं पैसे कर पा सब कुछ रही हूँ। दोगे क्या, मुझे इतना डरो मत। मैं बोल रही हूँ कि अगर एंड रिजल्ट अच्छा है तो वो उस चीज पे जाएगी। एंड आई थिंक इस लास्ट सीजन में, मैंने अब की बार ये सीजन करते हुए रियलाइज किया कि लास्ट सीजन में उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह एस्टैब्लिश किया गया था, जबकि वो एक बाय स्टैंडर्ड थी, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम नैना को कभी भी बाहर रह के खाली देखना मंजूर नहीं था। वो क्वेश्चंस तब भी पूछती थी, वो तब भी इन्वॉल्व होना चाहती थी। शी यूज्ड टू क्वेश्चन अथॉरिटी, शी हैड हर ओन ओपिनियन इवन देन। ये तो अनुप्रिया की तरह साउंड कर पैसे रही है। देना एंड पड़ेगा। या तो ये मेरे और नैना के बीच में मुझे एक तरह से सिमिलैरिटी भी लगती है। वो भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, और जिसमें अगर वो बिलीव करती है अपनी वैल्यूज पे। एंड इस सीजन वो काफ़ी इन्वॉल्व है पूरे प्रोसेस में, सबका साथ दे रही है। उस ऑब्वियसली ये सीजन में एआई बहुत बड़ा हिस्सा है पूरी इन्वेस्टिगेशन का, तो उसमें नैना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वे में कंट्रीब्यूट करती है। एंड मॉरली भी उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो शायद उसने एज ए सिविलियन कभी सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह के एक्शंस लेगी। वो लेने को तैयार हो जाती है, एंड शी इज़ ओके विथ इट। मेरे लिए आई थिंक चैलेंजिंग ये पार्ट था कि
एक्टिंग के अंदर एक्टिंग करनी थी, क्योंकि एज सच मैं पूरे समय एक सीट पर हूँ और कुछ लोगों ने मुझे सीट से उठने भी नहीं दिया, जहां उठने का चांस मिला तो कुछ लोगों ने मेक श्योर किया कि नहीं नहीं तुम बैठो, देखिए, अगर आप टाइम अपने लग जाएगा आप अपने choreograph करने इम्प्रोवाइजेशन में। की वजह से टाइम जा रहा है और किसी को ब्लॉक कर रहे हैं तो इम्प्रोवाइजेशन मतलब बिठाना पड़ता लिटरली है। मैं हर वक्त उस सीट पर बैठी थी और कंप्यूटर के सामने थी और हरदम एक्टिंग, मतलब एक्टिंग तो कर ही रहे हैं लेकिन उसमें भी हमें पता नहीं ना कि क्या आने वाला है। सो क्या आउट सिटिंग परफॉर्मेंस तो yeah, I think and I didn't want her to be extremely vulnerable all the time, but वो पेन में रखना चाहती थी उसके लॉस का, सो वो चैलेंजिंग था। अंतिम सवालों की ओर हमें आपसे पहले तो आपको यूपीआई आईडी बता दीजिए। मैं 5,000 रुपए मैं की बताऊं, राशि आपको best- भेज रहा हूँ, फिर मैं बात हमें करूंगा। राशि स्पीक इन मराठी। हाँ हाँ not a बिल्कुल problem। मराठी में बात करते हैं। मैं हिंदी में Sorry, सवाल sorry, पूछूंगा, आप ठीक मराठी में जवाब ठीक है। दीजिएगा। कोशिश करता हूँ। एक तो मुझे समझाइए कि जिस थॉट के साथ ये जी रहा है कि ये जो अंत करेगा इतने विध्वंसिक तरीके से कर रहा है वो, और दूसरी बात है उसको लगता है कि ये अंत होगा तभी सब चेंज आएगा। ये जो थॉट है इसको आप पर्सनली भी कैसे देखते हैं? आपका कैरेक्टर तो मानता भी है। नो ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रकार का किरदार निभा रहे हो या जिस कथा का आप एक भाग हो उसे आप एक्चुअली सच में उसे आप व्हाट इज द वर्ड उस पर विश्वास रखो। आई थिंक ये एक काल्पनिक दुनिया है और मैं अब थोड़ा शिफ्ट होता हूँ बीच बीच में इंग्लिश में। अरे आप मराठी भी बोलो, अच्छा लगेगा। हा, तर मग खूप चांगलं वाटतं की एक काल्पनिक जगाचा आपण भाग आहोत। क्या पण बात हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हे काल्पनिक जग आहे। आमचा जो लेखक आहे त्यांनी अत्यंत त्याच्या हुशारीने एक जग तयार केलेलं आहे आणि त्यात ही सगळी माणसं त्यातली आहेत। पण ते जे काल्पनिक जग आहे ते सुद्धा खरं असल्यासारखं त्यात अभिनय करणं फार महत्वाचं आहे, कारण की ते जे पात्र तुम्ही त्यात करताय त्या पात्राला ते वाटलं पाहिजे की हीच खरी दुनिया आहे। तर त्यामुळे मी जे केलं ते सगळं खरं मानून केलं, त्यात मला काही खोटं वाटलं नाही, पण हे काल्पनिक जग आहे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। Wow, yeah, not one word of English and you said everything so. मराठी में थोड़ा रसूल क्या और बलबीर को बात थोड़ा समझाइए। एकदम अंतिम सवाल है। रसूल बलबीर आप देख रहे हो उधर से वो है, इसको समझाइए किस कैसे एक तो बनाया आपने, क्योंकि जब देख रहे हैं तो एकदम बस लोग प्यार करने लग रहे हैं। हाँ, आई थिंक मैंने नहीं बनाया उसे बनाया है गौरव शुक्ला ने, ओनी सेन ने, जो हमारे पहले सीजन के प्रोड्यूसर थे, तनवीर बुकवाला जो अभी प्रोड्यूसर्स है बॉम्बे फेबल्स। आई थिंक ये इस शो का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि ये राइटर्स क्रिएटर्स का शो है, प्रोड्यूसर्स बिल्कुल जी। क्योंकि शो तभी अच्छा बनता है जब स्पेशली वेब सीरीज के मामले में, बिकॉज लोग आपके शो में एक सीजन में 7-8 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, तो उतना टाइम अगर ऑडियंस आप चाहते हैं कि आपके शो में इन्वेस्ट करे तो वो शो एक्चुअली अच्छा बनना चाहिए। आई थिंक वी आर जस्ट मीडिएटर्स ऑल ऑफ अस। तो ये सब किरदार उन लोगों ने बनाए थे ऑन पेपर और मुझे लगता है 70-80% तो काम उन लोगों ने कर दिया था। Even बाकी production बचा design. या प्रोडक्शन डिजाइन, ऑल द So डिपार्टमेंट, everything, costume, 10% is production the design, casting. everything plays so much of an Yeah. importance. एंड 10% इज द एक्टर्स ऑल ऑफ Yeah, अस। true. तो लोग क्रेडिट देते हैं कास्टिंग के लिए भी, तो आई थिंक मुकेश छाबरा आल्सो डिजर्व्स अ राउंड क्या ऑफ बात अप्लॉज। क्या बात है। गुड कास्टिंग। एक सजेशन है और जाते जाते एक सवाल, अब उठिएगा मत क्योंकि बहुत सारे लोगों को बातचीत करनी, इसलिए कम समय मिल रहा है। अगर कैरेक्टर चेंज करना हो किसी से तो प्लीज एक इंटरेस्टिंग, आप किससे करेंगे और क्यों? बस एक लाइन का। अगर आपको अपना किरदार इस असुर में चेंज करने का एक्सचेंज करने का मौका मिले तो किससे करेंगे? मैं एज अ एक्टर जो बड़ा शुभ है या रसूल का कैरेक्टर भी, मुझे ग्रे कैरेक्टर्स प्ले करना मजेदार लगता है। मैं निखिल का किरदार प्ले करना चाहूँगा। मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान है और कभी वो अच्छा भी है, कभी बुरा भी है, लेकिन उसमें एक अजीब सी क्षमता है, तो मैं उसको टैप करना चाहता हूँ, मैं उससे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। गौरव? मुझे तो नेगेटिव में बहुत मजा आया, बट अगर सवाल को देखें तो धनंजय राजपूत। जी, नैना? I would both Rasul's and DJ's character. Rasul because obviously वो उन्होंने बिना बोले काफी अच्छा निभाया है, तो वो एज एन एक्टर लुभाता है। और दूसरा डीजे का बिकॉज उसमें उन्हें अच्छी साइड्स के साथ ग्रे शेड्स भी हैं उनके कैरेक्टर्स में, नैतिकता
के बेसिस पे के आधार हमें आप आधार में पे जो यंग शुभ है, जो विशेष बंसल ने प्ले किया, आई थिंक आई वुड हैव लव टू एक्सचेंज दैट पार्ट विद हिम, क्या बात क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उस उम्र का होता और मुझे ऐसा किरदार मिलता तो काफी कुछ सीखने को मिलता। पर पता नहीं इतना टैलेंट है कि नहीं मुझमें कि उस उम्र में मैं ऐसा काम कर पाता। हमसे बात करने के लिए और हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत Thank शुक्रिया और you. ढेर सारी Thank you. शुभकामनाएं अशोक के लिए। Thank थैंक you. यू Thank you. हमारी धन्यवाद। क्लास नहीं Thank लगाने you. के लिए।